हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है बाबू? स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है और इसका बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। स्ट्रेट लाइन मेरा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत। किस ज्योमेट्री के अंदर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। चलिए इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट, चलिए इससे पहले हम लोग पढ़े क्वाड्रेंट के बारे में, और हम लोग दो एक्सिस को जानते हैं। चलिए हम लोग दो एक्सिस को जानते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। किसी भी दो एक्सिस मतलब दो पेयर को हमको इस क्वाड्रेंट में दर्शाने आना चाहिए। सबसे पहले किसी भी एक्सिस को, मतलब ये दो एक्सिस है जो मेरा दो पेयर है एक्स और वाई का, इसको क्वाड्रेंट में दर्शाने आना चाहिए। आप लोग 8, 9, 10 में भी इसको क्या करते हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में कितने एक्सिस होते हैं बाबू? दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए इसको एक्स डैश कर लेते हैं, इसको वाई डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बाबू, जो मेरा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी मेरा क्या होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले इसका नॉलेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेरा बेस्ट है इस क्वाड्रेंट के ऊपर ही। चलिए ये मेरा क्या हो गया बाबू? निगेटिव। ये मेरा क्या हो जाता है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? जब ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बाबू? सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा बाबू? थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें मेरा x भी निगेटिव, y भी क्या हो जाएगा बाबू? निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। जब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में बाबू? फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो एक्स एक्सिस मेरा कैसा होता है बाबू? पॉजिटिव, लेकिन वाई एक्सिस कैसा होता है? निगेटिव। चलिए ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव और ये मेरा क्या हो जाएगा? निगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो पॉइंट दिया रहेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए लेट करते हैं। जैसे मेरा ये दो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट है x1 y1, कोई दिक्कत? एंड एक बी पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट है बाबू x2, y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये मेरा एक लाइन हो गया बाबू। क्या हो गया? लाइन ए और बी। अब कोई पूछ दिया कि अगर ए का क्वाड्रेंट x1 y1 है बाबू और बी का क्वाड्रेंट कितना है बाबू? x2 y2 है, इसका बीच का डिस्टेंस को क्या करें? फाइंड करें। इसका बीच का डिस्टेंस करने का मतलब जो ए बी आएगा मेरा, आप लोग निकाल सकते हैं, अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एक्स क्वाड्रेंट का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर देंगे और वाई क्वाड्रेंट का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों का ऐड करने के बाद उसका क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट। वही मेरा दो पॉइंट के बीच का क्या निकलेगा? डिस्टेंस। चलिए इसका छोटा सा हम लोग प्रूफ को भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए बाबू ये मान लेते हैं मेरा ये क्या है? क्वाड्रेंट है। कोई दिक्कत? ये मेरा है एक्स एक्सिस बाबू और ये मेरा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। मान लेते हैं इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा दो पॉइंट स्थित है। कितने पॉइंट स्थित है बाबू? दो पॉइंट। एक का नाम ए है और दूसरा का नाम क्या है बाबू? बी है। चलिए ए का क्वाड्रेंट हम लोग माने हैं कितना बाबू? x1 y1 और बी का क्वाड्रेंट मान लेते हैं x2 y2। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब मेरा स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत ही आता है और इसका यूज भी आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो ये मेरा बाबू जो डिस्टेंस आया ऊपर से नीचे गिरा, तो ये कौन सा डिस्टेंस है बाबू? x1 y1। ऊपर जो जाते हैं तो कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। तो जो ये मेरा डिस्टेंस देखा जाएगा
कौन देगा बाबू, y1। कोई दिक्कत क्या, चलिए नहीं। यहाँ से इधर जा रहे हैं बाबू, किस एक्सिस में बाबू, x एक्सिस में, तो जो मेरा ये डिस्टेंस देगा कितना देगा बाबू, x1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। चलिए फिर ऊपर आ रहे हैं बाबू, ऊपर से नीचे आ गए, किस एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, और इसका डिस्टेंस कितना है बाबू, y2। चलिए ये मेरा मिल गया कितना बाबू, y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इधर से हम लोग यहाँ तक पहुंचे बाबू, कितना डिस्टेंस, x2, क्योंकि किस एक्सिस की ओर जा रहे हैं, x एक्सिस की ओर। चलिए तो इसका डिस्टेंस हमको मिल गया बाबू x2। चलिए नामकरण कर लेते हैं p q। देखिए बाबू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं। और हमको किसका डिस्टेंस फाइंड करना है बाबू, AB का डिस्टेंस को फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग क्या कर लिए, मीट कर लिए। कहने का मतलब ये एक रेक्टेंगल बना, ये इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपको, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरा यहाँ से टोटल डिस्टेंस बाबू x2 है, इस ओरिजिन से इस कीप के बीच का डिस्टेंस कितना है, x2 है, और यहाँ से OP का डिस्टेंस कितना है, x1 है। ये PQ का डिस्टेंस कितना होगा बाबू, तो टोटल डिस्टेंस में से ये छोटा वाला डिस्टेंस को घटा देंगे तो वही मेरा किसका डिस्टेंस निकलेगा, PQ का। चलिए तो मेरा PQ का डिस्टेंस हो जाएगा बाबू x2 माइनस x1। ये जितना सेम टू सेम यही भी हो जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए टोटल मेरा ऊपर कितना है बाबू, y2, यहाँ तक कितना है बाबू, y1। चलिए टोटल y2, यहाँ तक कितना है y1। ये मेरा डिस्टेंस कितना हुआ बाबू, तो टोटल में से इस छोटे वाले डिस्टेंस को घटा देंगे, यही मेरा कौन सा डिस्टेंस निकल जाएगा बाबू, 20 से मान लेते ये m है, यही क्या निकल जाएगा pm। कोई दिक्कत क्या, ये मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, y2 माइनस y1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़े थे साधारण 10th या 8th में पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कब लागू होता है बाबू, तो वो जो ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये जो मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है PBMA, कैसा बना ट्रायंगल बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो मेरा M है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत क्या, चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो जब पाइथागोरस थ्योरम करेंगे ये मेरा कैसा ट्रायंगल बना बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। और सेम टू सेम इसी ट्रायंगल में एक और थ्योरम प्रूव करेंगे, दो पॉइंट के बीच का क्या करेंगे, स्लोप को निकालेंगे। तो चलिए वो आगे के बात है। ये एक मेरा ट्रायंगल बना बाबू, बढ़िया से देखिएगा आप लोग। ये मेरा AB है बाबू, AB। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा कितना है बाबू, M है, इसका लंबाई x2 माइनस कितना है बाबू, x1। ये मेरा कितना है, y2 माइनस y1। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। हाइपोटेनस मेरा कितना है बाबू, AB। चलिए तो AB का स्क्वायर इक्वल टू p मेरा कितना हो गया बाबू, x2 y2 कुछ कर लीजिए, इसको ले लीजिए चाहे इसको। चलिए हम सबसे पहले इसी को लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो किस में बाबू, स्क्वायर रूट में। तो चलिए तो मेरा आ जाएगा AB का डिस्टेंस बाबू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट आया, क्या आया, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आया, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना रहेगा। तो इसको हम याद करने का भी ट्रिक बता देते हैं। क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों का x क्वाड्रेंट का डिफरेंस करके स्क्वायर कर देंगे, दोनों का y क्वाड्रेंट का डिफरेंस करके स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों का ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो वही मेरा क्या निकल जाएगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। चलिए एक क्वेश्चन लेकर समझ लेते हैं आप। चलिए ये मेरा A हो गया, ये मेरा क्या हो गया, B हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये मान लेते मेरा 3,4 है बाबू, ये मेरा 5, कितना है 8 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये कहने का मतलब मेरा x1 का काम करेगा, ये y1 का बाबू, ये x2 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा बाबू, y2 करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमको कोई क्वेश्चन में दे दिया कि इस दोनों का बीच का क्या निकाले, डिस्टेंस, तो क्या बताए हैं बाबू कि दोनों का x एक्सिस का आप डिफरेंस कीजिए। चलिए तो x2 माइनस x1, 5 में से 3 घटाइए, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 8 माइनस 4 का स्क्वायर। तो करेंगे तो 5 में से 3 गया बाबू, कितना हो जाएगा, चलिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 प्लस 16, अंडर रूट मेरा क्या आ जाएगा 20, यही मेरा 20 यूनिट क्या हो जाएगा, इस लाइन का लेंथ हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो भी हम लोग का स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए देखिए बाबू, अगला मेरा पॉइंट, सबसे अभी पहला पॉइंट क्या पढ़े हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, यहां तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो पॉइंट रहेगा, उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट रहेगा, और पूरे जो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा m/n में इंटरसेक्ट करेगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं बाबू ये एक मेरा पॉइंट है। चलिए मेरा दो पॉइंट है, एक मेरा हो गया ए जिसका क्वाड्रेंट मान लेते हैं x1 और y1, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा मेरा है पॉइंट बी जिसका क्वाड्रेंट मान लेते हैं कोऑर्डिनेट मानते हैं x2 और y2, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, x1 y1, और बी का निर्देशांक कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2, और बीच में मान लेते हैं एक बिंदु c है, बीच में एक बिंदु c है। चलिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, तो जो बिंदु C है x, y है, इसी के कोऑर्डिनेट को क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो बिंदु C है, ये दोनों लाइन को m/n में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और ये जो डिवाइड हो रहा है बाबू मेरा इंटरनली डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरनली डिवाइड। तो इस टॉपिक को बोलते हैं इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। चलिए इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, बढ़िया से देखिएगा बाबू। तो कहने का मतलब कि दो मेरा पॉइंट रहेगा, मेरा दो पॉइंट ए और बी है, उसके बीच में कोई पॉइंट सी है, जो दोनों पॉइंट को m/n में क्या करिए, डिवाइड करें। इस सी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, इस सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है x = mx2 प्लस nx1 बटा में m+n, ठीक है। और मेरा y का फाइंड करने का हो जाएगा y = my2 प्लस ny1 बटा में m+n। तो मेरा यहाँ से जो c का क्वाड्रेंट आ जाएगा, मेरा c का जो कोऑर्डिनेट आएगा, तो मेरा c का बाबू कितना कोऑर्डिनेट आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटा में m+n। चलिए कोमा my2 प्लस ny1 बटा में m+n, इसका भी प्रूफ पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं, सिंपल अगर प्रूफ है तो क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वही मेरा हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला बाबू, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। जब ये बात इंटरनल का आएगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और ये जब बात किसका आ जाएगा बाबू, एक्सटर्नल का आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये इंटरनल था तो प्लस, एक्सटर्नल आएगा तो माइनस। अब हम लोग चलते हैं इसका मिड पॉइंट। कहने का मतलब ये मेरा लाइन क्या रहेगा, ए और बी, एक लाइन है ए बी जिसका जो कोऑर्डिनेट है ए और बी, ए का मेरा है x1 y1 और बी का दिया रहेगा x2 और y2, और जो मेरा पॉइंट सी है ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड है। कहने का मतलब जो बिंदु सी है इस लाइन का मिड में आ जाएगा, तब क्या होगा। चलिए कहने का मतलब ये मेरा बाबू लाइन है ए और बी, इसके मिड एकदम मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं।
मिड पॉइंट पे मेरा सी आ गया, मिड पॉइंट पे क्या आ गया, सी आ गया। और ए का मेरा मान है x1 y1, x का निर्देशांक कितना था x1 y1, b का कोऑर्डिनेट कितना था बाबू x2 y2। तो उस समय इस मिड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? तो सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला है, कहने का मतलब यहाँ से जो है m रेशियो n था, तब दोनों m हो जाएगा, या तो दोनों क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल क्या कर लेंगे, m को कॉमन निकाल लेंगे, ये m प्लस m हो जाएगा। तो कितना m हो जाएगा बाबू 2m, m से m कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो सिंपल यहाँ से फॉर्मूला आएगा बाबू c का x इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। और मेरा y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। कब? जब कोई भी रेखा के मिड पॉइंट निकालना रहेगा तब। चलिए हम इसका यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका यूज कहां पर होता है। चलिए चलिए इसका यूज को पढ़ते हैं, किसका, इंटरनल डिवीजन फार्मूला, और मिड पॉइंट का यूज कहां पर होता है। मान लेते हैं बाबू ये कि ये मेरा लाइन है, क्या है, मेरा लाइन है, जिसका दो पॉइंट है ए और बी। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -3,4 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5, कितना है 5,8 है। और एक इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट सी है, कहीं पर एक पॉइंट सी है, जो ये दोनों लाइन को डिवाइड करिए, कितना रेशियो बाबू 2:3 में मान लेते हैं, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। उस समय इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कहने का मतलब x और y का मान को कैसे फाइंड किया जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी लाइन को इंटरनली कोई पॉइंट उसको किसी रेशियो में बांटे, m रेशियो n में बांटे, तो किसी रेशियो में बांटे, तो उसका कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसका सिंपल अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े। ये जो मेरा बाबू काम किया किसका, क्या m का, और ये जो मेरा काम किया किसका काम किया, n का। यहाँ पर आप लोग पढ़े थे ये m था और ये n था। चलिए ये मेरा, तो ये मेरा हो गया x1, ये मेरा हो गया बाबू y1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये मेरा हो गया x2, ये मेरा हो गया y2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो मेरा यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं। चलिए m का मान कितना है बाबू 2 है, x2 का मान मेरा कितना है बाबू 5 है, प्लस n का मान कितना है बाबू 3 है, x1 का मान कितना है बाबू -3 है, बटा में m प्लस n, 2 प्लस 3। चलिए 5 दूनी 10, कितने के -9, बटा में कितना हो जाएगा बाबू 5, तो ये आ गया 1/5। कोई दिक्कत क्या। x का मान कितना है बाबू 1/5। अब y निकालना है तो क्या होता है my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। चलिए m का मान कितना है बाबू 2 है, y2 का मान 8 है, n का मान 3 है, का मान मेरा कितना है बाबू, तो y1 का मान मेरा कितना है बाबू 4 है। चलिए m प्लस n 2 प्लस 3, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 दूनी 16, 4 आई 12/5, 16 2 18 10 28/5। तो मेरा c का कोऑर्डिनेट करने का मतलब c का कोऑर्डिनेट आ गया मेरा बाबू 1/5 और 28/5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका हम लोग अगर कोई पॉइंट दिया रहता, जैसे देख लीजिए बाबू ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये 2 3 हो गया, ये कितना हो गया 5 4 हो गया, और इसका कोई कहा था ये जो बिंदु सी है इसका मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच है, तब करने का मतलब इस सी का कोऑर्डिनेट कितना होता बाबू, सी का कोऑर्डिनेट कितना होता। तो सिंपल बोले हैं कि दोनों को x एक्सिस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, और दोनों को y एक्सिस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए दोनों के x एक्सिस तो 5 2 7, 7/2, दोनों का y एक्सिस 4 3 7, 7/2। तो मेरा c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सेम आ गया 7/2 7/2।
यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि हम लोग कौन कौन पॉइंट को पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने को पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला, कि कोई एक लाइन हो जिसमें दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दो पॉइंट दिया हुआ और उसके बीच में कोई एक पॉइंट सी हो जिसको m रेशियो a में डिवाइड करा, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, यहाँ तक हो गया। तीसरा हम पढ़ लिए मिड पॉइंट थ्योरम, कि कोई एक लाइन हो जिसके मिड पॉइंट को क्या करना है, निकालना हो, तो क्या करते हैं, दोनों को x एक्सिस को ऐड करके 2 से डिवाइड देते हैं और दोनों को y एक्सिस को ऐड करके 2 से डिवाइड देते हैं, तो वही मेरा क्या होता है, उसका मिड पॉइंट निकल जाता है। चलिए अब पुनः एक बार पुनः समझते हैं अगला पॉइंट। चलिए बाबू, मेरा अगला पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको जरा सा फॉर्मूला को याद रखिएगा, और कोई भी 3 पॉइंट दिया रहेगा तो उस ट्रायंगल का एरिया को कैसे फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं बाबू, ये मेरा 3 पॉइंट है, ए है, बी है और क्या है, सी है। ये 3 पॉइंट को मिलाकर क्या बना, ट्रायंगल। बढ़िया से जान दीजिएगा। इसका कोऑर्डिनेट है मेरा x1 y1, इसका मेरा है बाबू x2 y2, इसका मेरा है बाबू x3 y3। ठीक है, तो कोई बंदा क्या दिया कि अगर 3 पॉइंट दिया है तो इस ट्रायंगल का एरिया को फाइंड कीजिए। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बाबू 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुनः एक बार समझ लेते हैं कि अगर कहीं भी 3 पॉइंट मालूम है, उस पॉइंट को मिलाकर एक मेरा ट्रायंगल बन रहा है, तो उस ट्रायंगल को एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। तो उस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का मेरा फॉर्मूला है 1/2 मॉडुलस। कहने का मतलब इसका मान निकालकर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही मेरा निकल जाएगा बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, अगर x1 लेंगे तो उसका बगल वाला में y कोऑर्डिनेट लेंगे, y2 और y3 का क्या कर लेंगे, डिफरेंस लेंगे। जब x2 लेंगे तो उसके आगे जाएंगे, y3 और y1 में क्या कर लेंगे, डिफरेंस करके मल्टीपल कर लेंगे। जब x3 लेंगे तो y1 y2 का डिफरेंस करके क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यही मेरा क्या हो जाएगा बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कहीं पर आप लोग कहीं पर देखिएगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, कितना आ गया, 0, तो कहने का मतलब वो जो मेरा क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो मेरा ये तीनों पॉइंट हो जाएगा ए बी और सी एक ही लाइन पर हो जाएगा। अगर कोई भी एक ही लाइन पर ये 3 पॉइंट हो गया तो क्या ट्रायंगल बनेगा बाबू, कभी भी नहीं बनेगा। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका एरिया कितना होगा, 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग पुनः पहुंचते हैं किस में, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्लोप ऑफ लाइन। क्या पढ़ेंगे बाबू, स्लोप ऑफ लाइन। चलिए इस पर अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, सेम टू सेम क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा और आंसर को फाइंड कीजिएगा। अब चलिए स्ट्रेट लाइन का पहला पॉइंट, चलिए मेरा पहला पॉइंट आया बाबू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, या इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बाबू, ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ लाइन करने का मतलब किसी भी लाइन का ढाल, हिंदी में बोलते हैं पड़वटा, लेकिन उसको हम सिंपल समझ लेंगे, ढाल निकालना है। और स्लोप ऑफ लाइन का डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार करेंगे, जरा सा देखिए। अगर ये मेरा कोई क्या है, एक मान लेते ये मेरा क्या है, क्वाड्रेंट है जिसमें 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स एक्स
वाई और वाई एक्सिस। चलिए तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आने वाली लाइन अगर एक्स एक्सिस पर मिलने के बाद, एक्स एक्सिस पर कटने के बाद, किस एक्सिस पर चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चलिए इस पर कटने के बाद ये मेरा क्या बना दी, एक थीटा बना दी। तो यही एक्स एक्सिस का जो भी झुकाव आया इस लाइन का, मान लीजिए लाइन एल है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के बीच में जो झुकाव आया ये उस लाइन का क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। और जो ये मेरा थीटा है इसको बोलेंगे झुकाव, और इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं बाबू, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और कोई भी स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, tan थीटा। चलिए एक बार पुनः, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय tan थीटा या m से भी, किससे डिनोट करते हैं, m से भी। अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना था, मान लेते हैं 30 डिग्री चाहे 60 डिग्री। चलिए अगर थीटा का मान हमको मालूम था 60 डिग्री, तो क्या देता, इस एल लाइन का स्लोप निकाले। क्या निकाले, स्लोप। तो मेरा जानते हैं कि स्लोप लाइन को या तो tan थीटा या किससे सूचित करते हैं, m से। तो मेरा स्लोप ऑफ लाइन हो जाता है यहाँ से बाबू, स्लोप ऑफ लाइन कब, जब मेरा इंक्लिनेशन करने के बाद जब मेरा थीटा कितना डिग्री आता, 60 डिग्री, तो tan कितना हो जाता, 60, और tan 60 का मान कितना होता है बाबू, √3। तो ये मेरा क्या मिल जाता, स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ तक पुनः एक बार समझ लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। तो y एक्सिस के साथ आने वाले पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो मेरा झुकाव बनाते हैं, जो मेरा इंक्लिनेशन बनाते हैं, वह उस लाइन का क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। वह उस लाइन का क्या कहलाता है, स्लोप। और जो मेरा ये थीटा होता है, जो ये झुकाव होता है, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। अब स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं या तो tan थीटा या तो m से, या तो tan थीटा या तो m से। और जब भी स्लोप ऑफ लाइन सिंपल एक पॉइंट के बीच का निकालना होता है तो उसका थीटा को निकालेंगे तो क्या कर देंगे, tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू। अगर थीटा का मान इसमें 60 डिग्री दिया था तो इसका स्लोप कितना आ गया, √3 आ गया, सिंपल बात। अब पुनः देखिए, अगर ये बाबू ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। बढ़िया से देखिएगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर इधर के सापेक्ष, अगर इसके सापेक्ष हमको कभी भी स्लोप ऑफ लाइन ज्ञात करना है तो मेरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कहने का मतलब जो m का मान आएगा क्या आएगा बाबू, निगेटिव। कब, जब 90 से अधिक हो जाएगा तब। चलिए देन थीटा इज ग्रेटर देन 90। जब थीटा का मान 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, देन स्लोप ऑफ लाइन कहने का मतलब m का मान क्या होगा बाबू, निगेटिव हो जाएगा। जब थीटा का मान 90 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, m का मान निगेटिव आ जाएगा। और जब 90 रहेगा तो आप लोग जानते हैं कि थीटा का मान 90 के इसका होता है, तो हो जाएगा 90 का मान कितना, अनडिफाइंड। तो 90 रहेगा तो स्लोप बनेगा ही नहीं। पुनः एक बार समझ लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से, और इसके बीच में जो झुकाव था वही मेरा क्या निकल गया, दे देगा आपका स्लोप ऑफ लाइन। मान लीजिए थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री था, तो यहाँ स्लोप ऑफ कितना है, √3। अगर थीटा का मान 90 से बड़ा हो गया तब मेरा स्लोप ऑफ लाइन हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। और जब 90 होगा तो स्लोप ऑफ लाइन ही नहीं बनेगा, स्लोप ही नहीं बनेगा। सिंपल समझ लेना है यही चीज। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे कि दो पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच का स्लोप को कैसे निकालते हैं। चलिए बाबू, चलिए ध्यान दीजिए, x डैश y यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये मेरा दो पॉइंट हो गया, ये हो गया और b हो गया, कोई दिक्कत। ये मेरा हो गया बाबू x1 y1 और ये मेरा हो गया x2 y2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए
अब यहाँ से परपेंडिकुलर उस समय गिराए थे, तो ये जो मेरा लाइन आया था बाबू, इसका मान कितना आया था, x2 माइनस x1 आया था, और इसका मान क्या आया था, y2 माइनस y1। तो मान लेते हैं कि ये मेरा थीटा बना रहा है, ये मेरा क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, और इसी के वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। कहने का मतलब कि दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है, तो इसी tan थीटा का मान, ये मेरा क्या होगा, 2 पॉइंट हो गया, इसके बीच का स्लोप कितना बना, इस थीटा के मान को निकाल देंगे तो वही मेरा क्या निकल जाएगा, बीच का स्लोप निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, आप लोग जानते हैं p बटा कितना होता है b, p का मान कितना है बाबू, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। समझ गए। अगर दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना रहेगा तो मेरा स्लोप इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। चलिए पुनः समझ लीजिए, ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, ये मेरा एक लाइन है, दो पॉइंट दिया है ए और बी, ए का मान लेते हैं मेरा है 5,3, ठीक है, बी का जो मेरा मान है मान लेते हैं -3,2। तो कहा दिए कि इसका स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, चाहे मान लीजिए ना बाबू 3, 5, 2, 1। चलिए इसके बीच का वो क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, दो पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, स्लोप, मतलब यहीं से थीटा का मान निकालना था। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया बाबू, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। चलिए y2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 5, 5 में से 1 गया बटा में 3 माइनस 2, 4 बाई कितना हो गया, 4/1, मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। तो दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, थीटा के वैल्यू को फाइंड करना, कि हम लोग कैसे थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कैसे फाइंड करेंगे, उसको तीसरा पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर यहीं तक समाप्त कर देंगे। चलिए चलिए बाबू, अभी हम लोग फाइंड करने का सीखेंगे थीटा का वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू मेरा होता है, सिंपल याद कर लीजिए, tan इनवर्स मॉडुलस m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना रहेगा तो मेरा थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। चलिए या इसको और लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। चलिए वेयर, जहां पर देख लेते हैं बाबू, m1 क्या है बाबू, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। m2 क्या हो जाएगा बाबू, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। तो अगर दो मेरा लाइन का स्लोप मालूम रहेगा तो हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कहने का मतलब थीटा का मान निकालना रहेगा, तो tan इनवर्स मॉडुलस m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2 को कर लेंगे तो ये मेरा किसका मान निकल जाएगा बाबू, थीटा का मान फाइंड हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए इसका डेरिवेशन को भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन जरा सा आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं मेरा थीटा है, ये मेरा कितना है, थीटा 1 है,
और ये मेरा कितना है बाबू, थीटा 2 है। और इस थीटा का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। कहने का मतलब ये मेरा दो लाइन का स्लोप बन रहा है। चलिए ये वो का मानेंगे m1 और एक का मानेंगे m2 और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस थीटा को मान को निकालना है। तो ये मेरा बाबू थीटा 1 अगर है, ये अगर मेरा कितना है थीटा 1 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा इधर वाला बाबू 180 माइनस थीटा 1, ठीक है। ये मेरा थीटा, तो इस थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। चलिए वी नो डेट हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज कितना होता है बाबू 180 डिग्री। कोई दिक्कत क्या? चलिए तो करते हैं। इसमें तीन एंगल बन रहा है, थीटा प्लस थीटा 2 प्लस 180 माइनस थीटा 1 इक्वल टू कितना बाबू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? 180 से 180 कैंसिल, तो थीटा प्लस थीटा 2 इक्वल टू इधर जाएगा था थीटा 1, इसलिए थीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू थीटा 1 माइनस थीटा 2। कोई दिक्कत क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लगा देंगे सिंपल क्या, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं बाबू tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। चलिए मान लेते हैं tan a इक्वल टू मेरा क्या है, स्लोप फर्स्ट लाइन का है, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप मान लेते हैं। लेट tan a इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू m1 और tan b इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं m2। कोई दिक्कत? अगर इसे मॉडुलस में रहेगा बाबू कोई दिक्कत नहीं है। और a माइनस बी को क्या मान लेते हैं, थीटा माइनस थीटा 2 को क्या मान लेते हैं मेरा थीटा। चलिए यहाँ से मेरा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या माने m1। चलिए मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं है, m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। यही मेरा क्या हो जाएगा, जब दो लाइन का स्लोप दिया रहेगा तो हम लोग tan थीटा को कैसे निकाल सकते हैं, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के मान को कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पुनः एक बार समझ दीजिए, ये कब लागू होगा, जब दो लाइन का स्लोप हमको दिया रहेगा तब लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा। कोई दिक्कत? जब दो लाइन का स्लोप दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला लागू होगा। किस चीज को निकालने के लिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के मान को निकालने के लिए। अब हम इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत सारे क्वेश्चन को बेस है, ठीक है। चलिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा क्या है, अगर देखिएगा यहाँ से बाबू, यहाँ से देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ फर्स्ट में इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन द लाइन्स आर पैरेलल। क्या हो जाएगा मेरा लाइन पैरेलल। कैसे, कब पैरेलल होगा? अगर चलिए बाबू यहाँ से हो गया tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बाबू m2 माइनस m1 लिखे थे, m1 माइनस में मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो रहा है, तो लाइन मेरा क्या हो रहा है पैरेलल। और जब मेरा पैरेलल लाइन होगा उस समय देखेंगे कि मेरा दोनों लाइन का जो स्लोप होगा उसके बीच में क्या रिलेशन आता है। चलिए तो थीटा का मान 0, तो tan 0 का मान भी कितना होता है बाबू 0। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाबू m2 माइनस m1, ये क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा m1 इंटू m1 इक्वल टू m2। पुनः इस कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर किसी भी लाइन में थीटा का मान क्या होगा 0 होगा, तो वो लाइन्स आपस में क्या होगी पैरेलल। ये तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
अगर दोनों का स्लोप, अगर दोनों लाइन का स्लोप भी आपस में इक्वल होगा तो वो लाइन हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर दो लाइन का स्लोप, अगर दो लाइन के ग्रेडियंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो कहने का मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुनः एक बार समझ लीजिए, अगर दो लाइन का स्लोप, अगर दो लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होगा तो उसका कहने का मतलब वह दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। कोई दिक्कत। दूसरा कंसेप्ट, अगर थीटा का मान 90 डिग्री तो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। चलिए बाबू, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो लाइन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो उस समय मेरा m1 और m2 के बीच क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। चलिए, तो tan थीटा इक्वल टू आप लोग जान चुके हैं क्या होता है, m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब पुनः समझिए, tan थीटा के जगह कितना, परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री, तो मेरा क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan 90 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड, इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। अनडिफाइंड को हम लोग सिंपल लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, 0/1। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मान, सॉरी इसको 1/0 लिख सकते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो m1 इंटू m2 का मान कितना हो जाएगा, -1। तो अगर यहाँ से m1 इक्वल टू तो -1/m2। एक बार पुनः समझिए, जब थीटा का मान 0 हुआ तो वो लाइंस पैरेलल हुआ, तो उस समय मेरा जो स्लोप आया, दोनों लाइंस का स्लोप आपस में क्या आया, इक्वल आया। अगर जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट मेरा -1 होगा। दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट मेरा कितना होगा, -1 होगा। कोई दिक्कत। चलिए इस वीडियो को आज यहीं तक करते हैं, कल के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अगर ये कंसेप्ट आप लोग के अच्छी लगे प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।